साल 2014 के बाद से भारतीयों का इंटरेस्ट इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि 2014 से पहले 90% इंडियंस को इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा था उसके बारे में कुछ नहीं पता होता था। देश की ग्रोथ रेट कितनी है, देश की जीडीपी कितनी है, देश की पर कैपिटा कितनी है, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता था। पर 2014 के बाद से ये चीज चेंज हुई है। लोगों का इंटरेस्ट अब इकोनॉमी की तरफ जाग रहा है और ये अच्छी बात है, क्योंकि जितने लोग देश की अर्थव्यवस्था को समझेंगे, जितना उसके बारे में जानेंगे, उससे देश को ही फायदा होगा। देखो, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ की शुरुआत 1991 से हुई थी, जब भारत सरकार ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। पर आप कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को बूस्टर शॉट मोदी एरा में मिला है। जहां 2014 में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, वहीं आज 2023 में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं और इन्हीं रिफॉर्म को स्टडी करने के बाद तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि अभी तो इंडिया की ग्रोथ जर्नी की शुरुआत हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत इसी हिसाब से ग्रो करता रहा तो 2027 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और एक इकोनॉमिक पावर हाउस होगा। अब मोदी सरकार ने कौन कौन से रिफॉर्म किए हैं और इससे इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस कैसे बनेगा, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में ऐसे कौन से 8 बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म किए हैं जिसके चलते इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ गई है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। डीमोनेटाइजेशन के 8 महीने के बाद 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। कुछ लोगों ने चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर दिया था कि इससे इंडियन इकोनॉमी को नुकसान होगा, इंडियन मार्केट बर्बाद हो जाएगा। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जीएसटी को जैसे ही भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, लोगों को इससे समझने में प्रॉब्लम हुई थी। पर जैसे जैसे लोग जीएसटी को समझने लगे, वैसे वैसे जीएसटी के चलते इंडियन टैक्स पेयर्स के नंबर भी बढ़ने लगे। 5 सालों में जीएसटी ने 1.3 मिलियन टैक्स पेयर को यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम से जोड़ दिया है। इसके अलावा अब हर महीने भारत सरकार को रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन मिल रहा है, जिससे भारत सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और उन पैसों को भारत सरकार देश की डेवलपमेंट में खर्च कर रही है। इसके अलावा जीएसटी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी फायदा हो रहा है। जीएसटी आने से पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे टैक्स ज्यादा लगता था, वहीं अब कम लगता है। जीएसटी आने से पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को सेल करने में 12.5% एक्साइज ड्यूटी, 12.5% वैट और 2% सीएसटी देना पड़ता था इंटर स्टेट सेल करने के लिए। वहीं अब जीएसटी के चलते 12 से 18% टैक्स देना पड़ता है। सिर्फ लग्जरी आइटम पे 28% जीएसटी लगता है। इसके अलावा जीएसटी आने से पहले मैन्युफैक्चरर्स को मल्टीपल रिटर्न फाइल करना पड़ता था, वहीं अब सिर्फ जीएसटी फाइल करना पड़ता है। तो जीएसटी से इंडियन इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। देखो, जिस तरह लोगों को जीएसटी समझने में टाइम लगा था, उसी तरह बहुत से लोगों को इकोनॉमिक्स को समझने में टाइम लगता है। पर इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए प्रेप लैडर ने यूपीएससी का बहुत ही शानदार क्वालिटी का मटेरियल अपने एक्सपर्ट फैकल्टी की मदद से तैयार किया है। प्रेप लैडर एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जिनके पास इंडिया बेस्ट फैकल्टी है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में विवेक सर हैं और पॉलिटी में एम पुरी सर हैं, और इनका हाई यील्ड प्रीमियम कंटेंट आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मिल रहा है। कंटेंट इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और इसी हाई यील्ड कंटेंट की वजह से इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 जीएस पेपर में 88% कॉन्सेप्ट रिपीट्स वर फ्रॉम प्रेप लैडर कंटेंट। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रेप लैडर से पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है, तो आप पढ़ो उतना चाहिए जितना। तो दोस्तों, अगर आप आज ही ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा 7 डेज के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का फुल एक्सेस, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, जैसे कि फ्री एनसीईआरटी समरीज, फ्री करंट अफेयर मैगजीन, फ्री लर्निंग थ्रू मैप। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से प्रेप लैडर ऐप डाउनलोड कीजिए, मेरा कूपन कोड CPH यूज करिए, फ्री कंटेंट का एक्सेस लीजिए और यूपीएससी की तैयारी शुरू कीजिए। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। मेक इन इंडिया का मेन मोटिव भारत के 25 सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल कम हो सके, भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ सके, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो सके। जब 2014 को पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी, तब इसका बहुत मजाक बनाया गया था। पर आज मेक इन इंडिया से इंडियन इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। जहां 2014 में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 134 रैंक पे था, वहीं आज 63 रैंक पे आ गया। 2014 में भारत ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 72 पोजीशन पे था, जो 2021 में 43 पोजीशन पे आ गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 76 थी, जो 2021 में 50 है। 2014 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 54 थी, जो 2021 में 35 है। इसके अलावा एफडीआई भी भारत में इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा मेक इन इंडिया का फ्यूचर शानदार होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार के पास अब मेक इन इंडिया का 6-7 साल का परफॉर्मेंस डेटा आ चुका है। तो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे भारत सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है।
इसके अलावा मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सी स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि स्किल इंडिया, जिसमें लेबर्स को पर्टिकुलर जॉब की ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, PLI स्कीम, ये सब मेक इन इंडिया को बूस्ट करेंगी। देखो, भारत एक दिन मैन्युफैक्चरिंग हब जरूर से बनेगा, पर इसमें टाइम लगेगा। चाइना को भी टाइम लगा था। चाइना ने मेक इन चाइना 1978 में लॉन्च किया था और उसका फायदा उसे 20 सालों के बाद मिलना शुरू हुआ था। तो भारत को भी आने वाले समय में मेक इन इंडिया से बहुत फायदा होने वाला है। जिस तरह कुछ नेताओं ने GST, मेक इन इंडिया का मजाक बनाया था, उसी तरह UPI का भी बहुत मजाक बनाया गया था। पर आज UPI जैसा पेमेंट सिस्टम किसी भी देश के पास नहीं है। UPI ने भारत के डिजिटल पेमेंट में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। UPI इजी टू यूज, सिंपल, सेफ, सिक्योर्ड है। UPI बहुत ही आसान है, 24/7 अवेलेबल होता है, ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाती है। बैंक या ATM की लंबी लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता है। जब चाहा तब पेमेंट कर दी, ऑनलाइन कभी भी कुछ भी खरीद लिया। आज भारत में UPI एक चाय वाला से लेकर बिजनेसमैन तक यूज कर रहा है। भारत डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। भारत में हर महीने UPI से 12 से 13 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। हर एक सेकंड में UPI से 2348 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 60% इंडिया के रिटेल पेमेंट UPI से हुई थी। लोग अपना छोटा से छोटा ट्रांजैक्शन भी UPI से कर रहे हैं। NPCI ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 50% ट्रांजैक्शन की वैल्यू 200 रुपए से कम थी। इससे ये समझ में आ रहा है कि UPI ग्राउंड लेवल तक बहुत ही आराम से पहुंच गया है। UPI के चलते भारत का ई-कॉमर्स मार्केट भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। भारत में लोग पहले के मुकाबले अब ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसके चलते भारत का ई-कॉमर्स मार्केट बढ़ रहा है और भारत इस समय वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई-कॉमर्स मार्केट बन गया है। दुनिया में आज जहां कई डेवलप देश कार्ड बेस्ड सिस्टम को QR कोड पेमेंट सिस्टम से रिप्लेस करने में लगे हुए हैं, वहीं भारत के पास आज एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो दुनिया भर के पेमेंट सिस्टम से 10 साल आगे है। इसके अलावा UPI अब इंटरनेशनल होता जा रहा है। अब दूसरे देशों ने भी UPI को अपनाना शुरू कर दिया है। तो मोदी सरकार के इस रिफॉर्म से इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए और भारत की इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने के लिए मोदी जी ने 1 अप्रैल 2020 को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम की शुरुआत करी थी। PLI स्कीम को 5 साल के लिए लाया गया। PLI स्कीम से भारत सरकार दुनिया भर की कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव दे रही है। इस स्कीम में भारत सरकार का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उन कंपनीज को भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। डिफरेंट कंट्री से पार्ट मंगवा के भारत में असेंबल करने वाली कंपनी को इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। अभी PLI स्कीम को 2 साल हुए हैं, पर इससे इंडियन इकोनॉमी को फायदा मिलना शुरू हो गया है। भारत में कई इंटरनेशनल कंपनीज आ गई हैं जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर रही हैं, जिससे भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। अभी हाल ही में भारत ने रिकॉर्ड एप्पल के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं। भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। बहुत से इकोनॉमिस्ट का कहना है कि PLI स्कीम से भारत को असली फायदा 2024 से मिलना शुरू हो जाएगा, जब बहुत सी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में बनके तैयार हो जाएंगे। तो उस समय PLI स्कीम इंडिया की GDP में 4% कंट्रीब्यूट करेगी। तो PLI स्कीम से इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है। देखो, जनधन अकाउंट सिस्टम की बात बहुत कम लोग करते हैं और ये रिफॉर्म ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, पर रियलिटी में जनधन ने ग्राउंड लेवल पे बेस्ट परफॉर्म किया है। आज जनधन के चलते भारत सरकार आराम से गरीबों के अकाउंट में पैसे डाल सकती है। कोविड के समय जनधन अकाउंट के चलते ही भारत सरकार ने गरीबों को, किसानों को और जरूरतमंद लोगों के अकाउंट में पैसे डाले थे। अगर आज भारत सरकार बिना करप्शन के गरीबों को सब्सिडीज दे पाती है तो ये सिर्फ जनधन अकाउंट के चलते हो पा रहा है। जनधन योजना से भारत में 46 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं, जिसमें से 56% अकाउंट होल्डर वुमेन्स के हैं। 5.4 करोड़ अकाउंट होल्डर को भारत सरकार की डायरेक्ट कैश बेनिफिट का फायदा मिल चुका है। तो ये रिफॉर्म मोदी सरकार का बेस्ट रिफॉर्म है। मोदी सरकार ने गवर्नमेंट बैंक्स की हालत को सुधारने के लिए बैंकिंग रिफॉर्म भी किए हैं और इससे गवर्नमेंट बैंक्स के NPA और लॉस कम हो रहे हैं। जब 2014 में मोदी सरकार पावर में आई थी तब गवर्नमेंट बैंक का NPA बहुत ज्यादा था। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको सिंपल में बोलूं तो बैंक्स जो लोन कंपनीज को देती है उस लोन अमाउंट को कंपनीज नहीं चुका पाती है, तो जो लोन अमाउंट फंसा हुआ होता है उसे NPA बोलते हैं। तो जैसे ही मोदी सरकार पावर में आई उसके बाद एक एक करके कई बैंक्स के घोटाले सामने आने लगे। कई बिजनेसमैन गवर्नमेंट बैंक्स को चूना लगा के देश से भागने लगे। कुछ लोग यहाँ पे मोदी सरकार को ब्लेम करते हैं कि उनके टेन्योर में इतने बैंक्स के केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि ये जो लोगों के केस सामने आ रहे हैं उन लोगों को लोन कांग्रेस के टेन्योर में मिला है। तो जब मोदी सरकार पावर में आई तो उन्होंने 2015 में बैंक्स के NPA को सॉल्व करने के लिए 4R रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रिजोल्यूशन एंड रिफॉर्म पे काम करना शुरू किया और आज के समय बैंक्स का NPA ऑल टाइम लो पे आ गया है। भारत के 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि भारत सरकार बहुत जल्द
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च करने वाली है, जिससे देश के अंदर एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। तो 13 अक्टूबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गति शक्ति को लॉन्च किया। आने वाले समय में गति शक्ति भारत के लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि देखो हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भारत में आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक बार रोड बनती है, कुछ दिन बाद अपने आप ही खराब हो जाती है, तो उसे दोबारा से बनाया जाता है। इसके अलावा कई बार तो कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाते हैं, जिसके चलते आधा काम होता है और आधा काम नहीं हो पाता है, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा कई बार यह भी देखा गया कि एक बार रोड बनती है, फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को याद आता है कि रोड के नीचे गैस पाइपलाइन, सीवेज पाइपलाइन लगाई ही नहीं गई है, तो इसके चलते फिर से रोड को तोड़ा जाता है और फिर गैस सीवेज पाइपलाइन लगाई जाती है और फिर से रोड को बनाया जाता है। अब इस मिसमैनेजमेंट से एक तो देश के लोगों को परेशानी होती है, साथ में भारत सरकार का पैसा भी बहुत वेस्ट होता है। तो इसी मिसमैनेजमेंट को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च किया है। इस मास्टर प्लान के तहत 16 डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज जैसे कि रेलवे, रोड एंड हाईवेज, पेट्रोलियम एंड गैस, पावर, टेलीकॉम, शिपिंग, एविएशन को एक साथ एक जगह पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लाया जाएगा, जिससे मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसके अलावा गति शक्ति के थ्रू भारत सरकार देश में 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करने वाली है, जिससे भारत में लॉजिस्टिक इंप्रूव हो सके और भारत में बिजनेस तेजी से ग्रो हो सके। तो आने वाले समय में गति शक्ति इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। इस फैसले से भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी भारत की है, तो इसके लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना होगा। पीएम मोदी ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी के साथ साथ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड जैसे 5 पिलरों को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत से भारत सरकार डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहती है। अब ये रिफॉर्म तो नया है, पर इस रिफॉर्म से भी आने वाले कुछ सालों में इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है। इन सब के अलावा मोदी गवर्नमेंट ने कुछ और अच्छे रिफॉर्म किए, जैसे कि पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया है, उज्ज्वला स्कीम, द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, बैड बैंक को बनाया है, पीएम किसान मिशन को लॉन्च किया है, वन नेशन वन कार्ड को लॉन्च किया है। तो देखा जाए पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए और मुझे लगता है कि आगे भी ये करते ही रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।